नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में हूँ और इस फार्म का पहला पार्ट आपने कल देखा। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि फार्म की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, साथ में दूध का सेलिंग कैसे होता है, कैसे इन्हें 70 रुपये लीटर दूध का रेट मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खास बात है कि 70 रुपये दूध का रेट आज तक हमने किसी भी फार्म पे नहीं हमें देखे नहीं। जो एचएफ का फार्म है वहाँ पे 70 रुपये दूध आज तक हमने ऐसा नहीं देखा, लेकिन इनका 70 रुपये दूध मिलता है। तो कैसे मिल जाता है ये चीज़ भी हम वीडियो में जानेंगे और कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हैं तो आपको जानकारी आधा अधूरी मिलती है। तो अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो दोनों पार्ट को आप देखें और सही से कंप्लीट देखें तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनर से फिर से दोबारा बात कराने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट करें हमें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। साथ में बेल आइकन का बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह का मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। मैं छोटे फार्म बड़े फार्म दोनों फार्मों का वीडियो इसलिए दिखाता हूं क्योंकि आप सभी को मोटिवेशन मिले एक नए व्यवसाय की ओर जाने के लिए। और रही बात पॉजिटिविटी निगेटिविटी, तो हर एक बिजनेस में पॉजिटिव और निगेटिव पहलू दोनों के दोनों पहलू है। हम ज़्यादातर निगेटिव की ओर जाएंगे तो हम किसी भी बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक बिज़नेस में निगेटिव होती है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम पॉजिटिव चीज़ों को उठाएं और जो निगेटिविटी है हम उसे फेस करना सीखें, तभी हम किसी भी बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी निगेटिव चीज़ ही फैला रहे हैं हमारे समाज में। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम नवनीत महेश्वरी है। मैनेजमेंट पे आते हैं, फार्म के मैनेजमेंट पर। तो मेरा मुख्य सवाल ये रहेगा सर कि बहुत सारी डेयरियाँ जो है खुलती है बड़े पैमाने पर, जैसा कि आपने बताया 50 से आपने शुरुआत किया था, बड़े पैमाने पे खुलती है और बंद हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। रीजन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग ना, प्रशिक्षण ना होना, लेबर वगैरह। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली में ये भी एक रीजन है, लेकिन इसका मेन रीजन जो मैंने फील किया, जब मैंने डेयरी स्टार्ट की उस समय यूपी में बहुत सारी डेयरियां यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कराई गई कामधेनु योजना के अंदर में। और हम लोगों ने जब डेयरी स्टार्ट की तो केवल मैंने ही प्रॉब्लम फेस नहीं किया, मुझे ब्रेक इवन मिलने में 3 साल से ऊपर लग गए। बाकी डेयरी वालों ने भी प्रॉब्लम फेस की। और उसका सबसे मेन रीजन मुझे लगता है दूध को सही रेट पर ना बेच पाना। देखिए, कोई भी चीज सक्सेस तभी होगी जब आप उसमें से 2 रुपए अर्न कर पा रहे होंगे। आप कंटिन्यूएशन में कब तक नुकसान करेंगे। और हमको जो जनरली कंपनियों को जो हम दूध देते हैं उसके रेट इतने कम रहते हैं जो हमारी कॉस्टिंग से कम जा रहे होते हैं। तो जब तक लोगों के पास बैकअप था तब तक वो सस्टेन करते रहे कि अब हमको ब्रेक इवन मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने रिटेल नहीं पकड़ा हुआ है तो आपको ब्रेक इवन कभी मिल ही नहीं सकता है। यस, तो डेयरी के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है रिटेल मार्केट को ना पकड़ पाना या दूध के सही रेट ना मिलना। इसको मैं किसी भी डेयरी के फेलियर का सबसे मेन रीजन मान के चलता हूँ। और दूसरा ब्रीड सिलेक्शन पर, ब्रीड सिलेक्शन भी एक रीजन है, बिल्कुल रीजन है। यदि आपको दूध के रेट सही नहीं मिल रहे हैं और आपकी गाय भी दूध कम दे रही है तो ऑब्वियसली आपका नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। यदि आपने अच्छी ब्रीड सेलेक्ट नहीं की हुई है, मिल्क ईल्ड कम है जानवर की, तो वो आपके नुकसान को और बढ़ा देगा। कितने लीटर तक की पशु रखनी मेरा चाहिए? ये मानना है कि हमको 7-8 लीटर से कम का पशु नहीं रखना चाहिए एक बड़ी डेयरी में। अच्छा। कम से कम 7 से 8 लीटर का पशु तो होना ही चाहिए। मतलब दोनों टाइम मिला के 15-16 लीटर दूध होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, उसके अलावा ब्रीड सिलेक्शन, उसके अलावा और कोई रीजन? और रीजन जो आपने भी बताया वो सेम चीज को मैं रिपीट करूंगा कि यदि सही प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है तो कई लोगों ने क्या किया कि जैसे शुरुआत में मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, आपने दूसरे जॉब से डायरेक्ट स्विच कर गए, डायरेक्टली स्विच किया था। तो शुरुआत में हम लोग क्या मिस्टेक करते थे कि सारे जानवरों को एक जैसा राशन दिया। बाद में समझ में आया कि नहीं, यदि कोई जानवर की ईल्ड अच्छी है तो उसका राशन अलग होना चाहिए। यदि किसी की मिल्क ईल्ड कम है तो उसका राशन डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि यदि ज्यादा मिल्क ईल्ड वाले को आपने उसके हिसाब से न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड नहीं की उसके राशन में तो उसका दूध कम हो जाएगा। तो ये बारीकियां जो है ये काम करते हुए ही समझ में आते हैं। अब मैं आता हूं सर पशुओं को रोग के लेकर के। ऐसा हमने सुना है कि एचएफ वगैरह में काफी रोग होता है, भैंसों में तो मतलब काफी कम होता है, हमने सुना है कुछ रोग वगैरह होती है। तो किस किस प्रकार की रोग को आपने अभी तक फेस किया वो बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, मैं इसमें तो मतलब एक जनरलाइज फॉर्म में ही बता देता हूँ थंब रूल आपको कि जितनी ज्यादा ईल्ड की गाय होगी, एचएफ की ईल्ड ज्यादा होती है, मिल्क ईल्ड ज्यादा होती है, उतना ही वो ज्यादा सेंसिटिव होगी। अच्छा। आप यदि कोई देसी गाय रखते हैं तो आप देखिए एचएफ में थनैला प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। यदि आप देसी गाय रखेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी पर उसकी मिल्क ईल्ड भी कम होगी। तो इसमें तो यदि आप हाई ईल्ड की रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको अपनी डेयरी में सुविधाएं भी बहुत ज्यादा देनी होगी। यदि मिल्क ईल्ड गाय की कम है
तो आप ये कह सकते हैं कि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट कम है तो वो दूध भी कम दे रही है, तो उससे रेवेन्यू भी आपको कम मिल रहा है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है, यदि आपने बहुत हाई मिल्क यील्ड की गाय रखी हुई है तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट हाई होना चाहिए, उनको सुविधाएं आपको उसी लेवल पे देनी चाहिए। यदि आप उस लेवल की सुविधाएं मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटल के लिए, तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एवरेज मिल्क यील्ड की गाय रखिए। अच्छा। तो जैसे रोग किस तरह के होते हैं? थनैला रोग हो गया है, उसके बाद रिपीटेशन का जनरली हमने सुना है कि हर एक पशु पे होता है। यस और एचएफ में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि एचएफ की मिल्क यील्ड भी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनको ठंडक के हिसाब से उनको थोड़ा सा आपको जहां पर आप उनको रख रहे हैं वहां पर आपको या तो कूलर्स वगैरह, यदि बहुत हाई मिल्क यील्ड की है तो आपको या तो कूलर लगाने पड़ेंगे या बहुत हैवी फॉगर लगाने होंगे। मैंने फॉगिंग सिस्टम लगवाया हुआ है। तो ये सुविधाएं तो आपको एचएफ को देनी ही होंगी। जबकि आप यदि आप साहिवाल में चले जाइए या मुर्रा भैंस में चले जाइए तो ये तो किसी भी यहाँ के यूपी के एटमॉस्फेयर में इजीली एडजस्ट कर जाती हैं। अच्छा। तो आपने दोनों रख रखा है, भैंस और गाय दोनों रख रखा है, तो मतलब क्यों ऐसा क्यों आपने रख रखा है सर? उसके पीछे कोई मुख्य कारण? मुख्य कारण तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ये है कि कई लोगों को रिक्वायरमेंट ही होती है कि भैंस के, जैसे इंडियंस को भैंस का दूध बहुत पसंद है। अच्छा। कई लोगों को तो भैंस, अदरवाइज प्रमोट तो मैं गाय ही कर रहा हूँ कि गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद है भैंस के दूध के कंपैरिजन में। लेकिन यदि कोई कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे भैंस का ही दूध चाहिए तो हम उस कस्टमर को मना नहीं कर देंगे। इसलिए हमने कुछ लिमिटेड भैंसेज रखी हुई हैं, बाकी सारी गाय रखी हुई। तो अभी टोटल पशु आपकी कितनी है? 70 कैटल्स हैं। 70। मिल्किंग में कितनी है? मिल्किंग में 50 कैटल्स हैं। गाय और भैंस दोनों मिलाकर के 70 आपने बताया? जी हाँ। और दोनों मिल्किंग में 50 मिलाकर? जी हाँ। कितनी मतलब कि ये हो जाती है सर? मिल्क प्रोडक्शन कितना है आपका? मिल्क प्रोडक्शन इस समय लगभग 350 लीटर है। 350 लीटर। तो किस रेट से आपका दूध चला जाता है? हम रिटेल में मिल्क को बेच रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। कांच की बोतल्स में हम इसको पैक कर रहे हैं कामधेनु के नाम से। मंगा ही लीजिए। एंड 69 रुपीज पर हम गाय और भैंस दोनों का दूध सेम रेट पर दे रहे हैं। सेम रेट पर दे रहे हैं। तो खर्च किसमें कम आता है? गाय में आता है कम या भैंसों में आता है? क्योंकि आपने दोनों रख रखा है। आप ये कह सकते हैं कि गाय को यदि हम 69 रुपीज के लिए रेट पर निकाल रहे हैं गाय के दूध को, तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़े ज्यादा होंगे। भैंस का दूध ही कम रहता है। मुर्रा भैंस भी आप ये मान के चलिए 10-12 लीटर से आपको ऊपर की जनरली नहीं मिलेंगी। हाँ, तो गाय में नो डाउट 2 रुपए आपके ज्यादा बचेंगे। लेकिन गाय का दूध ज्यादा फायदेमंद भी होता है, इसीलिए हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छा। तो भैंस में मतलब कुल मिलाकर कम बेनिफिट होता है, कह सकते हैं आप। कह सकते हैं। यस। लेकिन भैंस का दूध आपका, जो सपोज आपका दूध यदि बच जाता है तो जो आपके दुकानदार होते हैं, रिटेल वाले, जो मिठाई की शॉप्स होती हैं, वो लोग भैंस का दूध बहुत इमीडिएटली खरीद लेते हैं। तो भैंस का दूध एक अच्छे रेट पर आपका स्वीट शॉप्स वगैरह में भी इजीली बिक जाएगा, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। सही बात। तो उनकी मिठाई के लिए उनको खोआ वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में निकल आता है। तो भैंस के दूध को यदि रिटेल में बच रहा है आपका, आप डोर टू डोर पूरा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिकना आसान है। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन यदि आप रिटेल में बेच रहे हैं तो गाय के दूध में आपको ज्यादा मिलेगा। तो जो आपने शुरुआत में एक बात की जिक्र किया था, रिटेल मार्केटिंग करना, तो आपने कैसे पकड़ा था? थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि काफी परेशानी होता है। लोग शुरुआत करते हैं, दूध न बेच का होने के कारण फेलियर कर जाते हैं, बंद कर देते हैं। तो आपने कैसे रिटेलिंग स्टार्ट किया था, वो बताएंगे थोड़ा सा। जब शुरुआत में मैंने डेयरी स्टार्ट की तो रिटेल कभी भी एकदम से नहीं बन सकता है आपको। अच्छा। माउथ पब्लिसिटी रिक्वायर्ड है। हम इतने बड़े ब्रांड तो नहीं है कि बहुत बड़ा हम एक अमाउंट एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दें। सब हम लोग छोटी छोटी कामधेनु डेयरिया है। जब मैंने भी स्टार्ट की तो 50 एक छोटे लेवल पर ही आप मानेंगे। आप मार्केटिंग में पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो रिटेल का मार्केट स्लोली ही बनेगा, माउथ पब्लिसिटी से बनेगा। आप अपनी क्वालिटी को हमेशा इंश्योर रखिए। तो माउथ पब्लिसिटी से अच्छी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी, स्लोली होगी, लेकिन कस्टमर एक बार आपसे जुड़ जाएगा, आपकी क्वालिटी को देखता रहेगा मिल्की, तो कभी भी आपसे टूटेगा नहीं और 4 लोगों को रिकमेंड करेगा आपको। तो आपको अपनी क्वालिटी तो इंश्योर करनी ही होगी, ये पहला थंब रूल है। और आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि मार्केट आपका इमीडिएटली नहीं बनेगा। तो शुरुआत में आपको लॉसेस भी बुक करने होंगे। जो हमने लॉसेस बुक किए भी, हमारा जितना भी दूध बचता था वो हम थोक में निकाल देते थे, जो हम अपनी कॉस्टिंग से कम रेट पर निकालते थे शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जब मार्केट बन गया, हमारे कस्टमर्स नहीं कि नहीं भाई पिछले इतने सालों से ये क्वालिटी मिल्क हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी 4 लोगों को और जोड़ा, तो धीरे धीरे हमारा मार्केट बनता चला गया। तो किस किस तरह की ब्रीड आपने रखी है? देसी रखी हुई है या सिर्फ HF? हमने, अब मैं आपको अभी दिखाऊंगा, साहिवाल का प्योर नंदी रखा हुआ है। अच्छा, साहिवाल का आपने नंदी भी रख रखा है? जी हाँ। अच्छा, तो लास्ट में खड़ा हुआ है। अच्छा, हाई मिल्किंग मतलब कि सबसे पशु कौन सी है आपकी, और कितने तक में आपने लेकर के आया था इसको? हाई यील्ड में हमारे पास 25 लीटर तक के पशु हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं सब 20 लीटर प्लस की गाय है। अच्छा हमारी। जी हाँ। और इस तरह आप जो भैंसों को देख रहे हैं सब 10 लीटर की मुर्रा भैंसें हैं। अच्छा। जी हाँ।
तो इस शेड में क्या हवा वगैरह में कुछ है, जैसे गर्मी में लू वगैरह नहीं नहीं नहीं, हमने इस शेड के ऊपर भी स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको भी जब हम ऑन कर देते हैं तो शेड के ऊपर से भी पूरा पानी बहता है, जिसके कारण की शेड में ठंडक हो जाती है। और नीचे भी हमने फॉगर्स लगाए हुए हैं। अच्छा। तो इधर में आपकी पशु सर कितने लीटर तक की है? इधर तक में हमारे पास 25 से 28 लीटर तक के पशु हैं। क्या मतलब कि बछिया वगैरह भी आप तैयार करने बछिया जो तैयार हो रही हैं वो सब साहिवाल के नंदी से हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब देसी आप? यस यस यस। अब मैं यस क्रॉस ब्रीड पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसमें मैं साहिवाल परसेंटेज ज्यादा रखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि साहिवाल की मेरा ऐसा मानना है कि मेंटेनेंस कम है। अच्छा। आप एचएफ को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो रोग। तो अभी लेबर आपके मतलब ये फार्म आप पे देख कितने सकते हैं? हैं, ये साहिवाल नंदी है। अच्छा, ये साहिवाल नंदी है। यस यस। तो अभी अभी आपसे कई बार हम लोग एआई भी करवाते हैं हाँ हाँ गायों का। पर यदि एआई से नहीं ठहर रही होती है तो नेचुरल तरीके से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कंसीव करने हाँ की। बिल्कुल, नेचुरल तरीके से ज्यादा कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी Yes, होती है, ये मैं yes. जानता हूँ। तो मतलब लेबर अभी आपके पास टोटल कितने हैं? आप ये मान के चलिए थंब रूल 10 गायों पर एक लेबर अभी यस रखेंगे यस। आप। तो यदि आपके पास 60 जानवर हैं तो 6 लेबर्स आपको रिक्वायर्ड है। तो डिलीवरी बॉय अलग से आपने डिलीवरी बॉय अलग है। अलग से रख रखा जी है? जी। अच्छा, उसके अलावा लेबर के तो आपने बता दी। तो क्या आपको अभी मतलब कितने दिन पर मुनाफा शुरू हुआ था फार्म में? 3 साल तक हमने लॉस, मतलब लॉस में आपने गया था? यस यस। उसके बाद फिर जब नो तक हम प्रॉफिट रिटेल नो लॉस में आप आए? यस यस जी हाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 लीटर की कांच की बोतल है। ये रेड कलर का जो आप ये देख रहे हैं कामधेनु के नाम से, ये भैंस के दूध के लिए हमने अच्छा अच्छा। बोतल तैयार की हुई है। ये गाय के दूध के लिए हमने बेसिकली कलर से हमने इसको अंतर डिस्टिंग्विश करते हैं। जी जी। तो ये गाय के लिए ग्रीन कलर का हमने बोतल सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें हम ऑर्गेनिक फार्म फ्रेश मिल्क डोर टू डोर सप्लाई करा रहे हैं। किस किस एरिया में आप? मेनली जो एरिया हम कवर करते हैं वो यहाँ का वन ऑफ द सबसे अच्छे एरिया में आप बोल सकते हैं स्वरूप नगर, सिविल लाइंस एंड इंदिरा नगर, विकास नगर, आजाद नगर और रावतपुर के पास का एरिया। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि मेनली डॉक्टर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मिल्क जा रहा है, क्योंकि वो इस चीज को जानते हैं कि कितना ज्यादा अडल्ट्रेशन है इस फील्ड में और शुद्ध दूध की क्या वैल्यू है। तो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी हम मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। यस। तो मतलब सेल कर ही देते हैं क्या दूध के अलावा और भी प्रोडक्ट्स वगैरह पे आपका? बेस्ड ऑन डिमांड। जब हमारे पास दूध स्पेयर में बचता है, सर्दियों में दूध ज्यादा हो जाता है तो हम कई बार घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। घी की अपनी सेल्फ लाइफ है, तो जब भी दूध स्पेयर में बचता है तो हम खोआ वगैरह इन सब प्रोडक्ट में तो अभी नहीं गए हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पेन है। लेकिन हम घी सबसे इजी समझते हैं सेल करना, कि जब भी आपका दूध ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दूध आपका कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। जब गाय ज्यादा भी आ गई किसी मंथ में तो आपका दूध बढ़ जाएगा, ज्यादा गाय बकैना हो गई तो दूध आपका कम हो जाएगा। तो जब आपके पास, जबकि कस्टमर्स आपके फिक्स हैं, तो यदि दूध आपका कभी ज्यादा हो गया आपका, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको घी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो और एक हाँ बिल्कुल, आप घी की अपनी सेल्फ लाइफ है। जब भी आपको कोई बेस्ड ऑन डिमांड आप उसको सेल कर सकते हैं। आप एक मुख्य समस्या होती है रिटेल में सर, हमने फेस किया है या सुना भी है कि जैसे अभी तो आप रिटेल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फेस्टिवल वगैरह में शहर से लोग अपने गांव वगैरह में चले जाते हैं। हाँ। तो उस समय में दूध आपका बच जाता होगा, जैसे होली और दिवाली। यस, दो ही मेन ऐसे फेस्टिवल हैं। अदरवाइज तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई, लेकिन जब आपके पास कस्टमर बेस ज्यादा होता है तो कई बार कुछ लोग घूमने गए हैं और कुछ लोग वापस आ गए हैं घूम के, तो ऑन एवरेज बराबर ही चलता रहता है। कभी 10-15 लीटर का ऊपर नीचे यदि होता है तो फिर हम उसको एडजस्ट इस तरीके से करते हैं कि जो मिठाई की शॉप वाले हैं वो भी फिक्स है, जहाँ पर दूध जा रहा है एक फिक्स हमारा, तो वहां पर हम दूध ज्यादा भी दे देते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो मिठाई की शॉप में किस रेट से चला जाता है? उसमें थोड़ा सा कम रेट पर जाता है, वहां पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो भी जरूरी है हमारे लिए ताकि दूध हमारा वेस्ट ना हो। तो नए पशुपालक, नए युवा, काफी बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, तो कैसे शुरुआत करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये थोड़ा सा बता दें। सबसे पहला चीज, मैं जो गलतियों से सीखा हूं, तो मैं हर किसी को यही बोलूंगा कि भाई मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं, आप दूसरों की गलतियों से सीखिए। जी जी। आप किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली डेयरी, यदि आपको पहले से इस चीज का बड़े स्केल पर अनुभव नहीं है, यदि आपने गाय में अपने घर में 1-2 जानवर पाले हुए भी हैं, तो भी आप उसको ये मानते हुए मत चलिए कि आप जानवरों के एक्सपर्ट हो गए हैं। बड़े स्केल पे डेयरी चलाना और 1-2 जानवरों को पालने में बहुत बड़ा अंतर है। तो सबसे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए कि प्रोफेशनल तरीके से डेयरी को कैसे चलाया जाता है। उस ट्रेनिंग के लिए खर्चा कीजिए आप, वो खर्चा ओवरऑल आपको फायदा ही देके जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो यही कि यदि आपने बड़े स्केल पर डेयरी नहीं चलाई है तो या तो आप अलग अलग डेयरियों पे जाके उस एक्सपीरियंस लीजिए, वहां पर रुकिए यदि आपको डेयरी ओनर अलाउ करता है। अदरवाइज आप प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, मथुरा में वेटनरी कॉलेज है, वहां पर ट्रेनिंग होती है समय समय पर। NDRI है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं ये, जहां पर आप पहले से पता करके रख सकते हैं कि कब ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग को आप पहले ले लें।
फिर डेयरी का अनुभव लें। अनुभव लेते समय भी यदि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो जो ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इनके यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, जो लोग प्रोफेशनल बड़ी डेयरियां चला रहे हैं हम जैसे लोग, ऐसे ही अपने आसपास की डेयरी वालों को आप सिलेक्ट करके रखें। और जब भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इमीडिएटली आप सलाह जरूर लें, डिस्कशन जरूर करें, बजाय कि आप मिस्टेक करते रहें और मिस्टेक को रिपीट करते रहें। तो यही मेरा संदेश होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले इस डेयरी के बिजनेस को समझने में लगाएं, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें। और कम पशु से शुरुआत करें। बिल्कुल 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 4 से 5 बिल्कुल बिल्कुल किसी भी बिजनेस में आप पहले पायलट बोलते हैं ना कि पायलट प्रोजेक्ट करिए, तो शुरुआत कम से करें, उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से लें। भले आपकी कैपेसिटी 100 जानवरों की हो, शुरुआत 10 से ही करिए। तो जो भी मिस्टेक होगी वो 10 में ही होगी, तो आपके जो लॉसेज होंगे शुरुआत में वो कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये आपने खुद गलती की थी इसलिए बिल्कुल हमने फेस किया शुरुआत में, हमने 3 साल तक इसीलिए लॉस बुक करते रहे हम। चलिए, काफी अच्छी आपने जानकारी दी सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।